So, welcome in HR Creation official YouTube channel, class 11th, unit chemical bonding and molecular structures. So, in the last lectures, we see the lattice enthalpy, bond parameters and covalent radius. ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था कोवलेंट रेडियस तक। अब इसी को हम प्रोसीड करते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है। कोवलेंट रेडियस is the half of distance between the two similar atom joined by a covalent bond in same molecule। कि किसी एक सेम मोलिक्यूल के अंदर जो सेम एटम ज्वाइन हो रखे हैं एक कोवलेंट बॉन्ड से, उनके बीच की जो हाफ डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? कोवलेंट रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? कोवलेंट रेडियस। किसी भी सेम मॉलिक्यूल में, यानी कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो सेम एटम आपस में ज्वाइन हो रखे हैं कोवलेंट बॉन्ड से, उनके बीच की हाफ डिस्टेंस इज नोन एज कोवलेंट रेडियस। ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए बच्चे क्या कहता है आगे। द वंडर वाल रेडियस। अब हमें वंडर वाल रेडियस के बारे में देखना है कि क्या होती है। Represent the overall size of atom which include its valence shell in a non-bonded situation। कि एक नॉन बॉन्डेड सिचुएशन के अंदर, नॉन बॉन्डेड सिचुएशन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि उसके बॉन्डेड में शेयर नहीं हुए। ठीक है, एक नॉन बॉन्डेड सिचुएशन के अंदर कहता है जो वैलेंस शेल को हम जब इंक्लूड करते हैं किसके अंदर? उसके ओवरऑल साइज के अंदर, उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोल देते हैं? वंडर वाल रेडियस। ठीक है, यानी कि क्या है कि एक नॉन बॉन्डेड एटम के अंदर जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, उनको भी इंक्लूड करके जब हम किसी एटम का ओवरऑल साइज रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज नोन एज वंडर वाल रेडियस। आगे कहता है, या कहता और क्या कह सकते हैं कि वंडर वाल रेडियस इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस। कहता है ये डिस्टेंस का क्या है? हाफ। कौन सी डिस्टेंस? बिटवीन टू सिमिलर एटम, जो दो सिमिलर एटम्स के बीच में है, इन सेपरेट मोलिक्यूल, और अलग अलग मोलिक्यूल में है, इन अ सॉलिड, एक सॉलिड के अंदर। उसे हम क्या कह देते हैं? वंडर वाल रेडियस। तो यानी कि क्या होगी वंडर वाल रेडियस हमारे? किसी एक सॉलिड में जो सेपरेट अलग अलग मोलिक्यूल है उनके बीच में जो सिमिलर एटम्स प्रेजेंट है, उनकी हाफ डिस्टेंस को हम लोग वंडर वाल रेडियस कहते हैं। देखिए आप लोग डायग्राम, तब आपको ये क्लियर होगा। कहता आगे लिखता है, हेयर द टू पिक्स फ्रॉम बुक एंड वन रेडियाई पी, कि हमें कहाँ से उठानी है दोनों बुक से। आइए देखिए इस डायग्राम को। यहाँ पे लिखता है कि द बॉन्ड लेंथ इन अ कोवलेंट मोलिक्यूल ए बी। कि यहाँ पे देखिए ये एक छोटा कोई एटम था, ये कोई दूसरा एटम था, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है। इन दोनों के सेंटर से इसने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ कर दी रेड कलर में। इसी लाइन को ये ऊपर ले गए और वहाँ पे जाके जहाँ पे दोनों एटम्स मिले थे वहाँ पे फिर एक लाइन ड्रॉ कर दी। और फिर इसने बताया कि इस जो इसके आउटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट तक ये इसकी डिस्टेंस है, इसके आउटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस इतनी है इसके सेंटर तक, यानी कि आर ए और आर बी, टोटल को हम क्या कह देंगे? आर कह देंगे। और ये है क्या हमारे पास? दैट इज कोवलेंट रेडियस। ठीक है, देखिए लिखता है कि स्मॉल आर ए और आर बी, आर इज द बॉन्ड लेंथ, आर ए और आर बी आर द कोवलेंट रेडियाई। पहले हम किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे? कोवलेंट रेडियाई की। ठीक है, अब दूसरा हमने पढ़ा इसके बाद वंडर वाल रेडियाई। सो ये देखिए बच्चे, ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो ये है हमारा कोवलेंट और वंडर वाल रेडियाई का। अब इसमें क्या है? उसने कहा था कि सेपरेट मॉलिक्यूल्स में सिमिलर एटम्स के बीच की हाफ डिस्टेंस को हम बोल देते हैं वंडर वाल रेडियाई। ठीक है, अब लाइक हमारे पास एक ये है और एक ये है। पहले हमने इसका सेंटर देखा, फिर इसका सेंटर देखा। इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास 198 पिकोमीटर।
क्लियर। और इस अकेले की अगर हम देखें, ये इनकी आउटर लाइन है और ये इनकी सेंटर की लाइन है, तो आउटर लाइन से सेंटर की लाइन पे ये बैठता है 99 पिकोमीटर। क्लियर। टोटल इनकी 198 है दोनों सेंटर्स के बीच की, अकेले इसकी सेंटर से आउटर तक 99 पिकोमीटर है। तो अगर हम इसकी निकाल लेंगे तो 198 माइनस 99 इसकी निकल जाएगी। फिर कहता है ऐसे ही यहाँ पे भी है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 360 पिकोमीटर, यानी कि इसके सेंटर से इसके सेंटर सेपरेट मॉलिक्यूल्स में सिमिलर एटम के सेंटर की जो डिस्टेंस है दैट इज 360 पिकोमीटर। फिर कहता है इसके सेंटर से इसकी आउटर लाइन तक जितनी डिस्टेंस है दैट इज 180 पिकोमीटर। इसे हम क्या कह देते हैं कि कोवलेंट और वंडरवाल रेडियाई इन अ क्लोरीन मॉलिक्यूल, द इनर सर्कल corresponding to the size of the chlorine atom, RVWD and RC are the van der Waal और कोवलेंट रेडिया। ये हमारी क्या है RVW दैट इज van der Waal रेडिया। जहाँ पे इसने ये RC लिखा है तो ये हमारी क्या है कोवलेंट रेडियाई। इन्हीं के बारे में अभी हमने डेफिनेशन में देखा था। ठीक है, ये इनके क्या है डायग्राम है। उसके बाद देखिए बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज बॉन्ड एंगल, यानी कि हमें बॉन्ड का अब क्या बताना है। पहले हमने उनकी लेंथ माप ली जिसे हमने van der Waal रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई का नाम दिया। अब हमें बॉन्ड का एंगल्स देखना है। देखिए कहता है द एंगल बिटवीन दी ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड दी सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ कहता क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर रखे हुए हैं, किसके उस ऑर्बिटल के जो क्या है बॉन्डिंग है। कहता उनके बीच में जितना एंगल होगा, एंगल मेजर्ड इन डिग्री, और उस एंगल को हम मेजर किस यूनिट में करेंगे डिग्री के अंदर, एंड एक्सपेरिमेंटली बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो हम डिग्री में मेजर करेंगे। और अगर कहता है एक्सपेरिमेंटली हमें इसे मेजर करना हो तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच होती है, लाइक NMR हो गया, UV हो गई, IR हो गई, ठीक है, मास हो गई। तो ऐसे हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, ये आप हायर क्लासेज में स्टडी करोगे। इट गिव्स आइडिया distributions of orbital around the central atom in a molecule। कहते हैं ये हमें किस चीज़ के बारे में एक आइडिया दे देता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है ऑर्बिटल का, किसके चारों तरफ, उसके सेंट्रल एटम के चारों तरफ। और वो हमें हेल्प करता है किस चीज़ में, डिटरमाइनिंग दी शेप। जब हमें ऑर्बिटल्स का ये पता चल जाएगा कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ, तो उससे हमें उस मॉलिक्यूल की शेप के बारे में भी पता चल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल हमने ले लिया वाटर का, दैट इज H2O। क्लियर। सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन है, इधर भी सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन है। फिर कहता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हमारे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, लोन पेयर की तरह ये एक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। फिर कहता है इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है। कहता है इन दोनों के बीच में जितना एंगल है, कितना है वो 104.5 डिग्री। किस किस के बीच में, दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में। किस मॉलिक्यूल में, वाटर के मॉलिक्यूल में। तो इस एंगल को हम क्या कह देते हैं, दैट इज बॉन्ड एंगल, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड के बीच के एंगल है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइक हम लोग O और H का एग्जांपल अगर ले, किस चीज का, O का और H का, तथा इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड लेंथ भी बोल देते हैं जिसे हम लोग, तो वो कितनी है 96। ठीक है बच्चे, यहां तक तो ये आपका क्या हो जाता है बॉन्ड एंगल यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू। van der Waal रेडियस
bond angle between the water molecule. And now we are proceeding with our next topic, that is bond enthalpy. सो बच्चे, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? आप लोगों ने एंथैल्पी के बारे में लास्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था। एंथैल्पी क्या थी? हमारी एक एनर्जी थी, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का क्या मतलब होगा वो देखिए। कहता बॉन्ड एंथैल्पी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। कि हमें 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक पर्टिकुलर 2 एटम्स के बीच में, वो भी गैसियस स्टेट में, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर? बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए गैसियस स्टेट के अंदर जितनी एनर्जी हमें चाहिए, उस एनर्जी को हम कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। अब इसकी कुछ यूनिट भी होगी, तो यूनिट है इसकी किलो जूल पर मोल, KJ किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में फर्स्ट वन है हमारे पास H सिंगल बॉन्ड H, यानी कि H2। ये कहता है इन दोनों के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहता इसकी जो एंथैल्पी है वो है 435.8, यानी कि 435.8 किलो जूल पर मोल। ये किसकी एनर्जी है? हाइड्रोजन जो H2 है, इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये कहता है बच्चे कि जो हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए 435.8 किलो जूल पर मोल। फिर कहता है अब ये होगा कैसे? देखिए, लाइक ये HH है, इट मीन्स क्या है? ये H2 कौन सी फॉर्म होगी? गैसियस फॉर्म। अगर मैं इस H2 को ब्रेक डाउन करूं या डिकम्पोज कहें तो क्या होगा? ये ब्रेक डाउन होगा ऐसे कि H प्लस H, और इनकी भी कैसी फॉर्म होगी? गैसियस, ठीक है। अब इनकी जो एंथैल्पी होगी वो कैसे हम शो करेंगे? इसको HAC, ठीक है। और वो कितनी है? कहता 435.8 किलो जूल पर मोल। फिर ये कहता है फर्दर कि अगर हम O2 का एग्जांपल ले लें, जैसे ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, सो O2 का मतलब क्या है कि O डबल बॉन्ड O, यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इनको जब डिकम्पोज करेंगे तो कैसे होगा? ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म प्लस ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म। इनकी जो एंथैल्पी है दैट इज 498 किलो जूल पर मोल, यानी कि 498 किलो जूल पर मोल। पहले सिंगल बॉन्ड की थी 435, डबल बॉन्ड पे आए तो ये होगी 498। अब देखिए फर्दर, दैट इज N2 डाई नाइट्रोजन, N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में। ये जब डिकम्पोज होगा सो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बनेगा, और इनकी जितनी एंथैल्पी है दैट इज 946.0 किलो जूल पर मोल। ऑलमोस्ट अगर कहें तो इसका ये डबल बन गया, ठीक है ना। पहले 435 सिंगल की और डबल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 30-40। और डबल और ट्रिपल की जब एनर्जी देखी गई तो देखिए 498 से सीधा 946 पे ये पहुंच जाता है। तो यहाँ से क्या कन्फर्म हुआ कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना तो आसान रहेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना सिंगल से थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक डाउन इन अ पर्टिकुलर स्टेट दैट इज गैसियस बिटवीन द 2 एटम्स, कि हमें एनर्जी कितनी चाहिए? डबल बॉन्ड की डबल, जितनी डबल बॉन्ड में एनर्जी चाहिए थी उसकी डबल एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि जितना बॉन्ड बढ़ता जाएगा एनर्जी के अमाउंट भी हमें उतनी बढ़ानी पड़ेगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। आगे कहता है लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कि जितनी वैल्यू लार्ज होती जाएगी बॉन्ड एंथैल्पी की, स्ट्रोंगर विल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, उतना ही एक मॉलिक्यूल के अंदर वो बॉन्ड स्ट्रोंग होगा।
ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को बॉन्ड एंथैल्पी के रिगार्डिंग? आगे देखिए बच्चे, आगे कहता है हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब वो भी हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल थे, बट वो होमो डाई एटॉमिक थे। ये कैसे है? हेटेरो। हेटेरो का मतलब यहाँ पे हमारे पास जो अलग अलग एटम्स होंगे एक ही मॉलिक्यूल में। तो HCl का एग्जाम्पल लिया, गैसियस फॉर्म थी, डिकम्पोज किया तो H और Cl में, H की फॉर्म भी गैसियस, Cl की फॉर्म भी गैसियस। कहते यहाँ पे जो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ी, एंथैल्पी मीन्स, तो वो कितनी है? 431.0 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद कहता अगर हम ले लें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि जिसके अंदर हमारे पास पॉली का मीन्स क्या होता है? मैनी, एटॉमिक का मतलब बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल का अंदर एक ही मॉलिक्यूल में। तो उनके अंदर देखिए क्या होगा बच्चे, कहता मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। जैसे जैसे हमें एक सिंपल मॉलिक्यूल से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे तो उनकी बॉन्ड जो एनर्जी होगी वो भी ऑब्वियसली सी बात है चेंज होगी, और चेंज नहीं, वो डिफिकल्ट होती जाएगी उसको ब्रेक डाउन करना। जैसे सिंगल बॉन्ड से डबल फिर ट्रिपल, तो ऐसे वो कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। ठीक है, तो कहता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड है जो वो स्ट्रेंथ अच्छी होगी और वो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल में लिया हमने वाटर यानी कि H2O। कहता है हियर एंथैल्पी नीड टू ब्रेक द 2OH बॉन्ड इज नॉट द सेम। अब H2O का मतलब क्या है? H2O का मतलब है, अगर हम लिखें कि O H और H, ये है हमारा H2O। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या है? OH एक ये और OH, O यानी कि कॉमन, OH OH। यहाँ पे ये कहता है कि जो एंथैल्पी है या जो एनर्जी है नीड होगी हमें ब्रेक द 2OH, OH OH, इन दो OH को ब्रेक डाउन करने के लिए। कहता इज नॉट द सेम, कहता वो एनर्जी क्या नहीं है? बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों? वो देखना है। अब H2O का मॉलिक्यूल लिया, H2O के मॉलिक्यूल को जब डिकम्पोज किया तो ये ब्रेक डाउन हो गया H प्लस में और OH नेगेटिव में। यहाँ पे हम साइन नहीं शो करेंगे, सिंपल रिएक्शन शो करनी है जस्ट हमें कि कौन कि H और OH से मिलके क्या बना? वाटर। ठीक है, तो कहता है इस दौरान जब ये ऐसे ब्रेक डाउन हुआ था तो हमें जो एनर्जी की जरूरत पड़ी थी, कितनी एनर्जी थी? वो H1 के नाम से हम शो कर रहे हैं क्योंकि रिएक्शन ये फर्दर भी होगी। सो वो थी हमारी 502 किलो जूल पर मोल। यूनिट तो वही रहेगी सेम। ठीक है, H2O की फर्स्ट स्टेप में कितनी जरूरत पड़ी हमें? 502। फिर कहता है यहाँ पे जो ये OH है, अगर हम इस OH को ब्रेक डाउन करें तो ये कैसे होगा? O में और H में। कहता इसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो चाहिए हमें 427, 427। अब इसके लिए 502 चाहिए थी, कहता इसके लिए 427। मॉलिक्यूल वही है वाटर का। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है? OH है। देखिए अब ऐसा क्यों है कि जो दोनों OH है, कहता उनमें एनर्जी सेम क्यों नहीं है? उसका रीजन डिफरेंस इन डेल H यानी कि हमारी जो एंथैल्पी है, शो दैट सेकंड OH बॉन्ड अंडरगो सम चेंज, कि जो दूसरा OH है उसके अंदर कहता कुछ चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ चेंजेड केमिकल एनवायरनमेंट। और वो चेंज क्यों होता है? क्योंकि उसका पहले जो केमिकल एनवायरनमेंट था अब वो केमिकल एनवायरनमेंट नहीं है। हियर केमिकल एनवायरनमेंट आल्सो अफेक्ट द बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। सो इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी यूज। सो इस वजह से कहता हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे? या तो मीन बोल लो या एवरेज बॉन्ड एनर्जी बोल लो, उसका यूज करेंगे। तो क्या होगी हमारी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी? जो फर्स्ट स्टेप में आई 502 प्लस करेंगे दूसरे स्टेप में आई 427, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। दोनों को जब ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 464.5
and that is the average bond enthalpy for the molecule of H2O, that is polyatomic molecule in the case of bond enthalpy. क्लियर? यहाँ तक आपका ये बॉन्ड एंथैल्पी का टॉपिक कवर हो जाता है. थैंक यू.